हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माय नेम इज़ तनु राय और हम राजनीतिक सिद्धांत क्या है, इसका अध्ययन क्यों करें, इसे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में हमने ये देखा था कि राजनीतिक सिद्धांत एक पूरे शब्द के रूप में क्या है और फिर हमने उसे डिवाइड किया था राजनीति क्या है। अब हम कंटिन्यू सिद्धांत से करेंगे कि सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत एक ग्रीक शब्द है, ये ग्रीक शब्द थियरिया से निकला है, जिसका मतलब होता है एक बात पर शांत एवं गंभीर चिंतन अवस्था में उसे ग्रहण करने अथवा समझने के अभिप्राय से डाली गई एक संपूर्ण सकेंद्रित मानसिक दृष्टि। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम किसी बात को सोच रहे हैं तो उस पर हम जब चिंतन करेंगे तो बहुत शांत तरीके से चिंतन, बहुत गंभीर तरीके से उसके सभी तथ्यों को समझकर हम चिंतन करेंगे। फिर उसके बाद जो कंक्लूज़न निकलेगा वही हमारे सिद्धांत के रूप में हमें मिलेगा। तो यहाँ पर आर्नोल्ड ब्रेक कहते हैं कि व्हाट इज़ थ्योरी, उनकी किताब है जिसमें वह विस्तृत और सीमित यानी कि वो एक्सटेंडेड और लिमिटेड दोनों परिभाषा बताते हैं। तो हम पहले उनकी विस्तृत परिभाषा देख लेते हैं कि सिद्धांत का अर्थ है विस्तृत परिभाषा के अकॉर्डिंग किसी विषय पर एक चिंतन की संपूर्ण शिक्षा जिसमें तथ्य और उसके स्पष्टीकरण, इतिहास की उसकी अवधारणा, उसके मूल्य निर्णय, उसके लक्ष्य, नीतियाँ, आधारभूत कारणों का वर्णन, ये सब होता है। मतलब उनका कहने का मतलब है कि अगर हमें किसी विषय पर चिंतन करना है तो हमें उसके प्रति संपूर्ण शिक्षा होनी चाहिए, उसका सभी नॉलेज हमें होनी चाहिए, उसके तथ्य हमारे पास होने चाहिए, स्पष्टीकरण होना चाहिए, इतिहास में उसका इतिहास क्या रहा है, कैसे उसने उस चीज़ को शेप दिया। क्योंकि आपको पता हमने पीछे पढ़ा था, जब परिचय किया था इस पूरी किताब का, तब हमने ये भी जाना था कि किसी भी सिद्धांत या किसी भी चीज़ के पीछे उसका इतिहास बहुत इम्पोर्टेंट होता है जानने के लिए। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि इतिहास की अवधारणा हमारे पास होनी चाहिए, मूल्य निर्णय मतलब हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या उस सिद्धांत से चाहिए, हमारा जो रिजल्ट होने वाला है वो क्या होना चाहिए, उसका जो रास्ता है वो किस तरीके का होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए। लक्ष्य, नीतियाँ हम कौन सी अपनाएंगे और आधारभूत कारण कि ऐसा करने से हमें क्या मिलेगा और इसका क्या आउटकम्स आएगा और वो आउटकम्स कितना सक्सेसफुल होगा, ये सब पता होगा तभी हम एक सिद्धांत को समझ पाएंगे या फिर बना पाएंगे। ऐसी वह लिमिटेड डेफिनेशन में कहते हैं सिद्धांत का अर्थ है केवल और अथवा कम मुख्यतः व्याख्यात्मक विचार। उनका मतलब ये है कि व्याख्या करना ही सिद्धांत का फंक्शन है। यही उनका मतलब वो सब, अगर हम सीमित शब्दों में बोले, बहुत कम शब्दों में अगर हमें किसी को समझाना है, किसी को जल्दी में समझाना है तो हम बोलेंगे व्याख्या करना ही सिद्धांत है। लेकिन फिर वो अगर वो पर्सन सामने से पूछे व्याख्या करना क्या होता है, तब हम उसे ये सब चीज़ें बताएंगे कि व्याख्या के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। अब आपको समझ में आया होगा सिद्धांत शब्द, ताकि अब आपको कन्फ्यूजन ना हो, हम इसे और अच्छे से आगे देखेंगे। दूसरे शब्दों में वो और एक्सप्लेन करते हैं कि दूसरे शब्दों में सिद्धांत का अर्थ है किसी बात पर प्रत्यक्ष, अप्रेक्षित अथवा अन्यथा अनाभिक्ति आंकड़ों और अंतर संबंधों के प्रसंग में स्पष्ट करने हेतु अभिकल्पित प्रस्थापना एवं प्रस्थापनाओं का सेट। ये किताब में बिल्कुल वैसा का वैसा लिखा था, मैंने आपको समझाने के उससे लिखा, पूरा यहाँ पे ऐसा लिखा है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आप आंसर लिखेंगे तो आपको कुछ शब्दों को प्रयोग करना पड़ेगा इग्नू में, ताकि टीचर उस चीज़ को समझ पाए कि आप क्या बात कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली पूरी डेफिनेशन का मतलब ये है कि हमारे पास आंकड़े होने चाहिए, हमारे पास उन आंकड़ों के प्रति अंतर संबंध होने चाहिए जो हमारे तथ्यों और आंकड़ों के बीच में मेल खाए, हमारे पास वैसे तथ्य भी होने चाहिए और हम क्या डिमांड है हमारी सिद्धांत से, या हम क्या आउटकम चाहते हैं वो सब हमें मिलना चाहिए। वही डिज़ाइन की बात उन्होंने वो कही है, कहती है यानी कि हमारे पास एक वे होना चाहिए कि जिससे हम सिद्धांत को या उस कंक्लूजन को, जो भी हमारा चिंतन है, उसको हम प्राप्त कर सकें। यहाँ पर सिद्धांत के प्रति एक बात कही गई है कि सिद्धांत तत्व ज्ञान और विज्ञान दोनों में ही विशिष्ट तत्वों का मिश्रण है। तो हम जैसे हम पहले देख चुके हैं कि तत्व ज्ञान और सिद्धांत यानी दर्शन और सिद्धांत को हम अलग नहीं कर सकते क्योंकि एक दूसरे को संपूरक ही हैं, वो हम उन्हें अलग करके नहीं देख सकते। इसी प्रकार विज्ञान और तत्व ज्ञान, सामाजिक विज्ञान के विषयों में ये इन चीज़ों को हम अलग करके नहीं दे सकते। हो सकता है हम प्राकृतिक विज्ञान के विषय में ऐसा कर सकते हैं। साइंस में माइथोलॉजी या फिलोसफी की ज़्यादा मतलब हम चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो फैक्ट्स के ऊपर बात करता है, लेकिन माइथोलॉजी या फिलोसफी फैक्ट्स के ऊपर बात नहीं करता है। ठीक है, तो ऐसे ही हम उनकी बात करेंगे कि जब हम फिलोसफी की बात करते हैं तो फैक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान देता है, वो माइथोलॉजी की तरफ ज़्यादा मुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे सिद्धांत व्यवहार, मतलब आगे हम देखते हैं कि सिद्धांत व्यवहार नहीं है क्योंकि करने में भी सोचने की आवश्यकता होती है। सिद्धांत में ऐसा परिकल्पनात्मक ढांचा निहित है जिसका व्यवहार में वस्तुतः अभाव होता है। उनका मतलब यह है कि
हम सिद्धांत को व्यवहार नहीं बोल सकते, क्योंकि हमें कोई काम करना है, पहले हम उसके बारे में सोचेंगे, फिर हम वो काम करेंगे। जैसे कि अगर आपको अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, तो आप उसका पहले प्लान करेंगे, पहले अचीव करेंगे, आप उस गोल को लिखेंगे, उस गोल को अचीव करने के जितने भी रास्ते आपके पास हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, आप उनको देखेंगे, जो सबसे ईजी और जो सबसे ईजी प्लस सटीक, यानी जो आपको जल्दी आपके गोल तक पहुंचाएगा, सपोज ये वाला रास्ता था, आप उसकी तरफ मुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यही चीज़ें होती है कि ये व्यवहार नहीं है। आपने तुरंत सोचा कि अच्छा आज मुझे मतलब पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, तो आप तुरंत गए और पुलिस इंस्पेक्टर बन गए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। पुलिस इंस्पेक्टर के लिए आपको एक जो भी एक प्रोसेस होता है, आप उस प्रोसेस से होकर निकलेंगे, तभी तो वो चीज़ बन पाएंगे। इसीलिए इन चीज़ों को बोला गया कि व्यवहार में नहीं आ सकती है, लेकिन ये मतलब व्यवहार पूर्णतः व्यवहार नहीं है, ये हमारी पहले सोच से शुरू होती है। ऐसे इसमें बोला गया है कि ये व्याख्या नहीं है, ठीक है, क्योंकि व्याख्या करना सोचने का हिस्सा है। और उदाहरण के लिए उन्होंने बोला कि किसी दृश्य घटना को खोजना, तय करना, बढ़ाना, स्पष्ट करना, गठित करना, ये सब इसमें निहित होता है। मतलब उनका कहना है कि आपके पास कोई विषय है, आपने उसकी व्याख्या की, तो व्याख्या के लिए आपके पास उसके तथ्य होने चाहिए, उसमें क्या क्या बताया गया आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप उसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं या उन तथ्यों को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको उनको तय करना या इस्तेमाल करना आना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए आपको अपने विषय के प्रति। तो यही चीज़ होती है कि यह सिर्फ व्याख्या नहीं है, ये पूरा एक प्रोसेस है। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि परिकल्पनात्मक मतलब सिद्धांत परिकल्पना यानी फैंटेसी नहीं है, क्योंकि ये कथन मतलब हमारे जो तथ्य हैं ये क्योंकि तथ्यों की एक अस्थायी कल्पना को इंगित करता है, इसी कारण वह इस बात से रहित होता है जो सिद्धांत में सचमुच में होती है, यानी कि निश्चितता। वो कहते हैं कि निश्चितता सिद्धांत में होती है कि हाँ चीज़ ऐसे ही हो सकती है या होगी या होनी चाहिए, जो तथ्यों में अक्सर नहीं हो सकती है, या तथ्य अक्सर उन चीज़ों को कभी कभी नहीं दिखा सकते हैं। तो ये थोड़ा यहाँ पर विज्ञान की तरफ और फिलॉसफी दोनों को मिलाकर एक तरफ झुका हुआ है, ये उनको अलग नहीं कर पा रहा है। हम विज्ञान और फिलॉसफी को अगर हमें समझना हो तो हम ऐसे समझेंगे, ये देखिए ये हमारा विज्ञान है, ये हमारा फिलॉसफी है, और ऐसे ये वेन डायग्राम से चीज़ों को समझेंगे तो आपको आसान होगा। आगे वो कहते हैं कि तत्वज्ञान नहीं है, क्योंकि सिद्धांत कुछ के विषय में होता है, तत्वज्ञान सबके विषय में होता है। इनका कहने का मतलब यह है कि सिद्धांत में हम पर्टिकुलर चीज़ों को पकड़ेंगे। फिर जैसे हमने पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस लिया, ठीक है, अब पॉलिटिकल साइंस में हमने ले लिया इक्वालिटी का टॉपिक। अब इक्वालिटी के टॉपिक में हम देखेंगे कि कौन लोग इक्वल हैं, कौन नहीं है, किसके साथ हमें इक्वालिटी पहले करनी है, किसके साथ नहीं करनी है, क्या सभी इक्वल होते हैं, ये सब चीज़ें हम जानेंगे। तो ये पहले हम कुछ कुछ को लेंगे, फिर उन चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि कुछ यानी पूर्ण इक्वालिटी टॉपिक ही हमारा पॉलिटिकल साइंस नहीं है। आपको चीज़ समझ में आएगी। लेकिन तत्व ज्ञान में कभी कभी ऐसा होता है कि सब कुछ के विषय में होता है और वो सब कुछ को एक्सप्लेन कर भी सकता है। ऐसे यहाँ पे बोला है कि सिद्धांत विचार नहीं है, क्योंकि विचार में चिंतन है और संपूर्ण विचार नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पे देखिए अब कि सिद्धांत विचार नहीं है क्योंकि विचार के विषय में चिंतन है, संपूर्ण विचार नहीं है। सब ऑफकोर्स हमने ऊपर देखा कि ये व्यवहार में भी नहीं हो सकता, हमें उसके लिए एक चिंतन चाहिए। लेकिन आप किसी पर्टिकुलर, जैसा भी मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस का ही एग्जाम्पल दिया कि यहाँ पे हमने इक्वालिटी का टॉपिक उठाया, तो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं हम किसी एक को पकड़ कर उसके बारे में सारी हम थ्योरी निकाल देंगे और बोलेंगे कि ये सब पर एप्लीकेबल है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो उसमें उन्होंने बोला कि ये सिर्फ विचार नहीं है, ये उसके विषय में चिंतन है, ये संपूर्ण विचार नहीं बन सकता है। ऐसे आगे देखेंगे राजनीतिक सिद्धांत निहितार्थ यानी इम्प्लीकेशंस। यहाँ पे हम देखेंगे कि सिद्धांत में विज्ञान के साथ साथ तत्व ज्ञान भी निहित है। हमने अभी इस चीज़ को देखा। इसका अर्थ है सिद्धांत विज्ञान के मुकाबले कहीं अधिक है और तत्व ज्ञान के मुकाबले उससे भी, मतलब इनका कहने का मतलब ये तत्व ज्ञान और विज्ञान ये इसी का पार्ट है, ठीक है। ये हमारा सिद्धांत है और ये इसी का पार्ट है, तत्व ज्ञान और विज्ञान। तो हम इन चीज़ों को अलग करके कैसे देख सकते हैं, ये तो पूरा एक चीज़ हो गई ना। तो ये इनका कहने का मतलब कि सिद्धांत इनसे कहीं ऊपर है, इनसे कहीं ज़्यादा है। ऐसे ही राजनीति में प्रयुक्त किए जाने पर सिद्धांत को समझने का अर्थ है राजनीति को एक विज्ञान, एक तत्व ज्ञान के रूप में भी समझना, क्योंकि उसमें निहित होता है, इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है। हमें हर व्यूज़, आपने पॉलिटिकल फिलॉसफी, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, इसी प्रकार पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी राजनीतिक दर्शन भी एक सब्जेक्ट होता है। हमने ग्रेजुएशन में उस चीज़ को देखी है, तो हमें वो चीज़ अब समझ में आएगी। ब्लूम कहते हैं राजनीतिक जगत का एक सामान्य बोध, एक आचार विचार आदि संबंधी में मानक है। मतलब राजनीतिक जगत का एक जो सामान्य विचार है वो कि एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इसके अतिरिक्त हम इस घटना को राजनीतिक रूप से पहचाने, वह क्यों हुई के विषय में कुछ तय कर पाने, वह अच्छी थी या बुरी थी कि निर्णय कर पाने तथा निर्धारित कर पाने कि आगे क्या हो सकता है, हमें असमर्थ है। उनका कहने का मतलब है कि इस सिद्धांत के बिना हम,
ठीक है, या राजनीति के बिना हम किसी घटना में कि वह क्यों हुई, ठीक है, वो अच्छी थी या बुरी थी, या आप आगे क्या करना है, ये हम समझ ही नहीं पाएंगे, हम उस चीज़ के लिए असमर्थ हो जाएंगे। यहाँ कहते हैं कि एक निश्चित सिद्धांत में हमें ये सुनिश्चित करने में मदद करता है किसी घटना के विशेष में क्या हो रहा है। जब हमने ये चीज़ यहाँ पे देखी, आपको चीज़ समझ में आएंगी। एक सिद्धांत हमें राजनीतिक घटना के विशेष में जानकारी देता है। वो हमें क्या जानकारी देता है, घटना में क्या हो रहा है, वह क्यों घटी, इसका प्रभाव क्या होगा, पूर्वानुमान से हम कैसे उसको समझने में मदद करेंगे, मतलब हमें मदद करेगी वो। और फिर है कि हम ये कि ये क्या हो रहा है मूल्यांकन करने और राजनीति विकल्पों के मार्गदर्शन में भी हमें ये हेल्प करेगा। इसके लिए अब हम जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे सिद्धांत है, ठीक है, तो हम सिद्धांत, हमने किसी एक चीज़ का थ्योरी निकाल लिया, अब हमें उसे किसी सब्जेक्ट के साथ जोड़ना है। तब जब राजनीति सब्जेक्ट के साथ उसे जोड़ेंगे यानी राजनीति सिद्धांत हो जाएगा, तो हम किसी भी घटना विशेष के बारे में हर चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। हम जिस चीज़ को ढूंढने का प्रयास करेंगे आखिर वो घटना क्यों घटी। जैसे इलेक्शन है, इलेक्शन में कोई पार्टी अगर जीत जाती है तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं, उससे पहले एनालिसिस होते हैं, या फिर हम कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किस पार्टी को ज़्यादा वोट मिले, उस पार्टी को वोट मिलने के कारण क्या थे। तो ये सब चीज़ें हमें राजनीति से ही मिलती है। यहाँ पे देखा उन्होंने कहा कि ब्रेक्ट कहते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का कार्य समाज के राजनीतिक जीवन की तत्काल व संभावित समस्याओं को दूसरों से पहले देखिए। उसका कार्य है कि वह समाज के जितने भी राजनीतिक, क्योंकि हर व्यक्ति राजनीतिक रूप से एक्टिव होता है, वो इनएक्टिव नहीं, मतलब वो हर व्यक्ति पॉलिटिकल होता है, वो एपॉलिटिकल नहीं हो सकता है। तो उनका वही कहने का मतलब है कि उनके राजनीतिक जीवन में जो भी चीज़ें घट रही हैं, जो भी घटनाएं घट रही है, उसको दूसरों से पहले यानी कि सामाजिक विज्ञान के अन्य सब्जेक्ट यानी इकोनॉमी, हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इन सब चीज़ों से पहले देखें। यहाँ पे उन्होंने कहा कि उनसे अधिक गंभीरता से ये विश्लेषण करें और उन वैज्ञानिक प्रकारों यानी फंक्शंस की मदद से ये परिणाम निकाले, या उन परिणाम जैसे हमने परिणाम निकाले हैं उनको व्यवहार में लाए। जैसे कि अगर हम बोलते हैं गरीबी, जैसे एग्जांपल को लेते हैं, तो गरीबी क्यों है, तो इकोनॉमी अपनी अलग फिलॉसफी देगी, इकोनॉमी अपनी अलग तथ्य देगा गरीबी के लिए, हिस्ट्री अपने अलग तथ्य देगा, फिलॉसफी अलग तथ्य दे सकता है, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत उन सब का अध्ययन करेगा, उन सब के तथ्यों को विश्लेषण करेगा, तब जाके वो देगा कि गरीबी शिक्षा के अभाव से भी हो सकती है, गरीबी अपने राजनीतिक जीवन, क्योंकि राजनीतिक जीवन के से प्रभावित होकर हो सकती है, आर्थिक प्रभाव से भी हो सकती है, किसी भी कारण हो सकती है। गरीबी को दूर कैसे करना, ये सब भी चीज़ें वो राजनीतिक सिद्धांत हमें बताने की कोशिश करेगा। तो उनका कहने का यही मतलब है कि हम इन चीज़ों को जल्दी जानें, दूसरे अन्य सब्जेक्ट से पहले इसका कंक्लूजन वगैरह हम निकाल कर रखें। तो यही कहते हैं कि उसे सिर्फ प्रभावी प्रतिभाशील विचार ही नहीं बल्कि ज्ञान का वह ठोस आधार भी प्रदान करे जिस पर उसे निर्माण करना है। ऑफकोर्स जैसे मैं आपको बताया कि हम सिर्फ हवाई बातें नहीं कर सकते ना, उन्हें तथ्य देना है, तथ्य के बाद उनको ये देखना है कि ये इन तथ्यों का प्रयोग उस आउटकम के लिए जो हमने सोचा है वो उसके लिए हो रहा है कि नहीं। इन चीज़ों से हमें पता लगेगा कि राजनीति सिद्धांत अपने काम में अच्छा है या नहीं है। वह आगे कहते हैं राजनीति अपने कार्यों को भली भांति निष्पादित करता है तो मानव विकास, मतलब उसका जो कार्य है वो ये है कि मानव विकास हेतु हमारे संघर्ष को सर्वाधिक महत्वपूर्ण शस्त्रों में से एक होता है। उनका कहने का मतलब ये हुआ कि जो उसका कार्य है कि मानव विकास के लिए हमें सबसे अच्छे जो शस्त्र होते हैं वो राजनीतिक सिद्धांत ही है, और उससे ही हमें पता लगता है कि मानव का विकास कैसे करना है और आगे उसके विकास में क्या क्या जटिलताएँ आ सकती हैं और क्या उनको कैसे आसान बनाना है। वह कहते हैं आगे कि सिद्धांत क्या होता है अथवा राजनीतिक सिद्धांत क्या है पर चर्चा हमें राजनीतिक सिद्धांत के लक्षणिक निहितार्थों अथवा मुख्य पहलुओं को पहचानने में मदद करेगी। उनका यहाँ कहने का मतलब ये है कि क्या हो सकता है, सिद्धांत में क्या हो सकता है और राजनीतिक सिद्धांत एक शब्द के रूप में भी क्या है, ये हमें उसके तथ्यों वगैरह से ही मिलेगा। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे वो ये बताते हैं कि हमें किन चीज़ों से हमें वो चीज़ें समझ में आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि राजनीतिक सिद्धांत क्या है पर चर्चा हमें लक्षणिक निहितार्थ और मुख्य पहलुओं से हमें पहचानने में मदद मिलेगी। तो वो पहलू ये हैं, पहला कि वह क्षेत्र जिसमें राजनीतिक सिद्धांत काम करता है केवल राजनीतिक के क्षेत्र नागरिकों का राजनीतिक जीवन, उनके राजनीतिक व्यवहार, उनके राजनीतिक विचार वह सरकार जो स्थापित करने के प्रयास में है इस प्रकार किसी सरकार के प्रत्याशित कार्य तक फैला। मतलब उनका कहना है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था इलेक्शन का, तो यहाँ पे वही है कि अगर हमें इलेक्शन एग्जिट पोल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे वो इस चीज़ को ढूंढने की कोशिश करते हैं कि लोगों का राजनीतिक व्यू कैसा है, वह क्या डिमांड करते हैं अपने आने वाली सरकार से या जो पार्टी जिसका वो साथ दे रहे हैं। वहाँ पे उस क्षेत्र विशेष की बात करते हैं कि क्षेत्र में कौन सा व्यक्ति, कौन सी पार्टी, कौन सी सरकार प्रभावशाली है या कौन से मुद्दे प्रभावशाली है। तो ये सब चीज़ें हमें राजनीति से ही प्राप्त होती हैं। फिर और आगे सेकंड पॉइंट में बोलते हैं कि वह पद्धतियाँ जो राजनीतिक सिद्धांत अपनाता है
दृश्य घटना का वर्णन, व्याख्या अथवा अन्वेषण में शामिल है। अन्वेषण मतलब एक्सप्लोरेशन, कि राजनीतिक सिद्धांत की घटनाओं का वर्णन और व्याख्या, ये सब राजनीतिक सिद्धांत का ही फंक्शन है कि वह घटनाओं का वर्णन करेगा, उसकी व्याख्या, उसका एक्सप्लोरेशन करेगा। यद्यपि राजनीतिक सिद्धांत पूर्णतः इस बारे में है कि राजनीति क्या है, फिर भी यह राजनीति को सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, पारिस्थितिक, नैतिक इत्यादि संबंध में समझने का प्रयास करता है। जैसे आपको पता होगा कि हम जब पॉलिटिकल साइंस हमने जब ग्रेजुएशन में पढ़ा तो हमने उसमें बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेक्शंस पढ़े थे और ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े थे, जिसमें यूजुअली परिस्थिति मतलब इन्वायरमेंट और पॉलिसीज़, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। तो यहाँ पे वही पता चला कि राजनीति सिर्फ एक सब्जेक्ट के रूप में आप नहीं पढ़ सकते, इसका जो विस्तार है बहुत ज़्यादा है। उसमें सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, ये सब चीज़ें उसमें अंतर्निहित होती है, उन्हें अलग करके हम पढ़ भी नहीं सकते। यहाँ पे उसका कहने का यही मतलब है। आगे देखते हैं कि वह लक्ष्य जो राजनीति सिद्धांत प्राप्त करने की उम्मीद करता है, वह एक अच्छे समाज, एक अच्छे राज्य का निर्माण, इस प्रक्रिया में ऐतिहासिक रूप से कसे और युक्तियुक्त रूप से हासिल प्रक्रियाएँ, कार्यविधियाँ, संस्थाएं व प्रधार जन्म लेते हैं। उनका कहने का मतलब है कि वो सब चीज़ें इसमें एक अपना रोल निभाएंगे, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि उसके इतिहास, उसके प्रबंधन, ये सब उस चीज़ों में अपना रोल निभाएंगे कि हमें कैसा समाज और कैसा राज्य स्थापित करना है। वह आगे इस बारे में कहते हैं कि एक विचार वस्तु के रूप में राजनीतिक सिद्धांत राजनीतिक घटना दृश्यों की व्याख्या करने में, मूल्यांकन करने में, पूर्वानुमान का प्रयास करता है और प्रक्रिया में न सिर्फ वैज्ञानिक रूप से जांच योग्य मापदंडों की रचना का निर्माण करता है, बल्कि मानव व्यवहार के नियमों के रूप में मूल्य का सुझाव भी देता है। उसका कहने का मतलब हमने किसी घटना दृश्य का व्याख्या किया है तो हम उसमें सिर्फ तथ्य और वैज्ञानिक चीज़ों को ही नहीं देखेंगे, हम उसमें मानव व्यवहार को भी देखेंगे, क्योंकि मानव व्यवहार भी किसी घटनाक्रम में या किसी दृश्य में बहुत इन्वॉल्वमेंट देता है और उससे भी कोई घटना घट सकती है। अब यहाँ पे फिर से इलेक्शंस का ही दे सकते हैं या फिर आप जनजाति समूह के समस्याओं का एग्जाम्पल ले सकते हैं। इन चीज़ों को आप डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आखिर पॉइंट वो है कि राजनीतिक सिद्धांत व्यवस्थाकारी और व्याख्यात्मक दोनों होता है, क्योंकि ये हमें एक प्रोसेस देता है, हमें एक एक्सप्लेनेशन मेथड वगैरह सब देता है कि हमें कैसे चीज़ों को समझना है। अब अगला जो हमारा है कि राजनीतिक सिद्धांत अंतर्वस्तु यानी कंटेंट है हमारा, कि राजनीतिक सिद्धांत ना ही राजनीतिक कार्यस्थानी का कोई सिद्धांत है, ना ही कुछ चक्रों की कोई परिकल्पना। उन्होंने कहा कि राजनीतिक सिद्धांत कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है या कोई ऐसा विषय नहीं है जो आप बस ऐसे ही बोल दें कि हाँ ये लोगों के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है, लोगों के साइकोलॉजी को प्रभावित करता है। नहीं, इन चीज़ों से कहीं ऊपर है, ये आपको फंसाने या नेगेटिव चीज़ों की तरफ लेकर नहीं जाता, ये व्यवहार को और तथ्यों को, इन सब चीज़ों को इंक्लूड करता है, जो हम पीछे भी देख चुके हैं। इसकी विषय वस्तु समय समय पर बदलती रहती है। उसका एग्जाम्पल यहाँ पे है कि वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन में प्राचीन यूनानी से 18वीं सदी के अंत तक राजनीतिक सिद्धांत का जो स्वरूप था वो अधिकतर राजनीति को क्या होना चाहिए से संबंध में रखा। उन्होंने उनका मतलब 18वीं सदी तक उनका चीज़ था कि राजनीति क्या होनी चाहिए। जैसे आपको याद होगा कि द प्रिंस में बताया गया कि राजा कैसा होना चाहिए। प्लेटो, एरिस्टोटल, लॉक, हॉब्स, रूसो, इन सब का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू रहा वो क्या होना चाहिए था, कि हमारी सरकार कैसी होनी चाहिए, हमारी राजनीति, हमारे सिद्धांत कैसे होने चाहिए, हमारे अधिकार कैसे होने चाहिए, हमारी ड्यूटीज़ कैसी होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें। लेकिन 19वीं सदी के पूर्वार्ध में राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः एक निर्णय निकाय के रूप में कि सरकार की प्रकृति की संचलन क्रिया ही व्यापार है। मतलब उनका कहने का मतलब ये हुआ कि अब उन्होंने सरकार को व्यापार और क्रिया प्रक्रिया में ही एक अलग तरीके से देखने की कोशिश की। उन्होंने कोशिश की कि हम सरकार का काम सिर्फ ये नहीं कि ये चीज़ें होनी चाहिए, सरकार का काम व्यापार करना भी है। क्योंकि आपको पता होगा शुरू के टाइम में जो नया हमारा लिबरल थ्योरी या फिर हम बोल सकते हैं कैपिटलिस्ट थ्योरी जो हमारी बनकर उभर रही थी, उन सब में व्यापार को ज़्यादातर व्यक्तिवादी बताया गया। उसमें व्यापार को एक बोल सकते हैं सरकार से अलग दिखाया गया। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि नहीं, ये काम सरकार का भी होना चाहिए। जैसे चीन में है कम्युनिस्ट पार्टी में, वहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है, लेकिन जो ज़्यादा मेन फोकस है वो ज़्यादा गवर्नमेंट के हाथ में, जो ज़्यादा पावर्स है वो गवर्नमेंट के हाथ में। तो यही चीज़ें दिखाती कि कैसे समय के साथ इसमें बदलाव आता गया है। फिर यहाँ पे बोला कि एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिकों ने ब्रिटिश परंपरावादी सिद्धांत को राजनीतिक के विरुद्ध घोषित किया। मतलब उन्होंने कहा कि जो ब्रिटिश परंपरावादी सिद्धांत है वो सिर्फ यूरोप या यूरोसेंट्रिक है, हमें इनको सिर्फ फोकस नहीं करना, ये पूरे वर्ल्ड वाइड में। आपको ये जब आप कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ समझ में आएगी कि कैसे यूरोसेंट्रिक से ये वर्ल्ड वाइड की बात कर रहे होते हैं। आगे है पॉइंट कि हालांकि संसार के तेज़ी से बदलते स्वरूप में विचारधारा के बदलाव की तैयारी में भी राजनीतिक सिद्धांत ने अपने
उत्तरजीविता को, मतलब कि इतने सारे बदलाव आए, समय के साथ बदलाव आए, विचारधारा, उनकी प्रकृति, उनके स्वरूप में बदलाव आया, उसके बाद भी उसने अपने आप को सर्वाइव करके रखा हुआ है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई, लेकिन राजनीतिक सिद्धांत ने अपने आप को बहुत अच्छे से बना के रख रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में राजनीतिक सिद्धांत का कार्य व्यापार, सरकार की प्रकृति व उचित परियोजना व प्रयोजन दोनों हो गया। मतलब राजनीतिक सिद्धांत का काम अब है कि कार्य व्यापार भी होगा, सरकार की प्रकृति कैसी होगी, वह परियोजना और प्रयोजन कैसे होगा, ये सब राजनीतिक सिद्धांत के काम में आ गया है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि आज के टाइम में यहाँ पे लेस गवर्नेंस की बात की जाती है, तो इसी चीज़ों से आया कि गवर्नेंस लेस हो, है ना, और जो प्राइवेटाइजेशन ना हो, लेकिन चीज़ें लोगों के पास उनकी पहुंच से ज़्यादा हो, पहुंच में आसानी से पहुंचे, ये सब चीज़ें उसी का कारण है। यह एक राजनीतिक दृश्य के रूप में सरकार की समस्याओं, उस पूरी राजनीति प्रणाली की क्या से निकट से जुड़ी है जिसमें सरकार कार्यरत है। मतलब उनका कहना है कि सरकार क्यों यह काम करेगी और सरकार क्या काम करेगी, ये सब चीज़ें राजनीतिक दृश्य घटना के रूप में हमें सामने को मिलती है। और फिर समस्याएं, राजनीतिक प्रणाली, हमें ये सब चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी। यही अब राजनीतिक सिद्धांत की बहुत अच्छी बात में से हमें एक चीज़ मिलती है। आगे है कि राजनीतिक सिद्धांत का अध्ययन करना उस प्रसंग का अध्ययन करना है जिसमें वह विद्यमान है। आपको चीज़ समझ में आ गई होगी। हम आगे बढ़ते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत की व्याख्या के दायरे में राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के दायरे में, आप यहाँ पे एक चीज़ समझिए, राजनीतिक सिद्धांत की व्यवस्था के दायरे में राजनीतिक व्यवस्था को सामाजिक व्यवस्था के दायरे में, सामाजिक व्यवस्था को अवधि जिसमें विद्यमान है उस परिवेश में जिसमें पलता है, समझने की जरूरत है। उनका कहने का मतलब है पहले हमें पहले राजनीतिक सिद्धांत को समझना होगा, फिर हमें राजनीतिक व्यवस्था इस तरीके से देखिए, हाँ, पहले हमें राजनीतिक सिद्धांत को समझना होगा, फिर हमें राजनीतिक व्यवस्था को समझना होगा, फिर हमें सामाजिक व्यवस्था को समझना होगा, फिर सामाजिक व्यवस्था से हम दोबारा राजनीतिक व्यवस्था की तरफ मुड़ेंगे। ये इस प्रकार का एक चक्र है जो हमें चीज़ों को समझाएगा। तो अब मुझे आपसे उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आप हमें लाइक करके, कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि हमें पता लगे कि आपको लेक्चर्स जितने भी समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और जिनको भी ज़रूरत है, चाहे वो एमए से रिलेटेड हो या किसी और सब्जेक्ट से। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।